वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी स्टूडेंट को इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग गांधी युग को पूरे विस्तार से जानेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो पहले इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये वीडियो आगामी सभी वीडियो से बहुत ही बेहतर होने वाला है, क्योंकि इससे कई क्वेश्चन आगामी सभी परीक्षा में पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी तथा माता जी का नाम पुतलीबाई था। ये छात्र जीवन ही व्यतीत कर रहे थे, तभी इनकी मात्र 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हो गया। उस समय कस्तूरबा गांधी का भी उम्र लगभग 13 वर्ष ही था, अर्थात इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 1889 ईस्वी से 91 ईस्वी तक ये ब्रिटेन में रहकर पढ़ाई पूरी किए और फिर यह 1891 ईस्वी में भारत आ गए। फिर इन्हें 1893 ईस्वी में आमंत्रित किया गया, जिसके कारण ये दक्षिण अफ्रीका चले गए। मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला के आमंत्रण पर 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। हाँ, ये वीडियो के बारे में मैं एक बात और बतला दे रहा हूँ कि इसमें छोटी छोटी बात जो मैं समझाने वाला हूँ, मैं इसे लिख कर समझाऊंगा ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएं। उन्होंने 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में रहकर ही एक पत्रिका जारी किए, जिसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। ये भी क्वेश्चन आगामी बहुत परीक्षा में आ चुका है। हाँ, ये बात आप याद रखिएगा कि द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया, यह जब भी प्रकाशन स्टार्ट हुआ वे उस समय वे दक्षिण अफ्रीका में ही थे और यह पत्रिका वह दक्षिण अफ्रीका से ही प्रकाशित किए थे। 1906 ईस्वी में उन्होंने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किए, जिसमें उन्होंने सत्य और अहिंसा के माध्यम से सच्चाई के जीत के लिए प्रयास किए। इसमें सत्याग्रह का अर्थ हुआ सत्य और अहिंसा के माध्यम से सच्चाई की जीत के लिए प्रयास करना। 1909 ईस्वी में उन्होंने हिंद स्वराज्य नामक पुस्तक लिखे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और ये कब गए थे? 1893 ईस्वी में गए थे और 1915 ईस्वी में लौटकर भारत आए और आने के बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते हैं और उसके बाद की जो दौर स्टार्ट होता है उसी को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसमें एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आगामी बहुत ही परीक्षा में पूछा जा चुका है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो इन्हीं के आने के उपलक्ष्य में प्रत्येक 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 9 जनवरी। इनके गुरुजी का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था, जिन्होंने इन्हें राजनीति से रूबरू कराएं, अर्थात इन्हें राजनीति से अवगत कराएं। महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरुजी का नाम था MG रनाडे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गांधी जी
ने 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में किए। हाँ, ये भी बहुत ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब की गई, तो इसका आंसर होगा 1916 ईस्वी। और साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की गई, तो ये होगा आंसर गुजरात। 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किए। और यह चंपारण सत्याग्रह किस लिए प्रारंभ किए, तो चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में किया गया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि 3 कठिया प्रणाली है क्या। तो 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यही प्रणाली 3 कठिया प्रणाली थी और ये अंग्रेज द्वारा चलाया गया था। इसी के विरुद्ध में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किए। अप्रैल 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी नील की खेती कर रहे किसानों के बुलाने पर वहां चंपारण पहुंचे। और यह जो चंपारण है बिहार का ही एक जिला है। जब वे चंपारण पहुंचे तो वहां के किसानों की मदद करने के लिए कठिन प्रयास किए और उनकी मदद करना शुरू किए, क्योंकि यहाँ के किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी, जिससे इस जिले के सभी जितने भी किसान थे वह परेशान रहने लगे, क्योंकि वह नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि नील की खेती करने के कारण यहाँ की सभी भूमि धीरे धीरे बंजर होने लगी। इसी बीच कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी जो बहुत ही बड़ा विरोध का वातावरण बन गया। इसी बीच की घटना है रॉलेट एक्ट। और इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे। रॉलेट एक्ट, इसके तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ लिया जाता था और साथ ही साथ पकड़कर उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी गई। रॉलेट एक्ट को बिना अपील और बिना दलील के कानून भी कहा गया। अलीपुर बम कांड में ब्रिटिश ने सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण पूरी भारत देश में व्यापक रूप से विरोध किया गया, जिसके कारण 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक एक विशेष जगह पर यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके कारण यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसी घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। 19 अक्टूबर 1919 को इस घटना की जांच के लिए एक कमीशन की बैठक हुई, अर्थात एक कमीशन की नियुक्ति हुई, जिसका नाम हंटर कमीशन रखा गया। खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1922 तक की घटना है, अर्थात यह खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में शुरू हुआ और 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के साथ समाप्त हो गया। यह खिलाफत आंदोलन होने का मुख्य कारण था कि तुर्की के खलीफा पर ब्रिटिश लोगों का अत्याचार होना, अर्थात जो तुर्की के खलीफा थे उन पर ब्रिटिश लोग अत्याचार करने लगे, अर्थात शोषण करने लगे, जिसके कारण वहाँ के मुस्लिम द्वारा जो आंदोलन को संपन्न किया गया, अर्थात प्रारंभ किया गया, उस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन नाम दिया गया। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि खलीफा कहते किसे हैं।
तो खलीफा जो होते हैं वह मुस्लिम के प्रमुख नेता होते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व भारत में सबसे पहले अली बंधु ने किया और उसके बाद में गांधी जी इनके प्रमुख नेता चुने गए। इस आंदोलन में गांधी जी के आने का मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम में राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार करना और सभी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करना, जागरूकता उत्पन्न करना। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किए। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। यह क्वेश्चन अधिकांश कई बार आगामी सभी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ। तो यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ। इस आंदोलन में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये सभी महात्मा गांधी जी के समर्थन कर रहे थे। इस असहयोग आंदोलन को लेकर एनी बेसेंट ने यह बात लोगों के प्रति उजागर की है कि यह असहयोग आंदोलन जो है ब्रिटिश के विरुद्ध मूर्खता का पूर्ण विरोध है, अर्थात इस आंदोलन से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। परंतु यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा कठिन प्रयास के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे सभी और ही विकसित होते गए, जिसके कारण धीरे धीरे काफ़ी नेता जो थे इस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी जी को काफ़ी ही सहयोग दिए और उनके काफ़ी ही समर्थन किए, जिसके कारण ये आंदोलन काफ़ी ही सफल दिखा। इसी घटना के बाद तुरंत एक घटना घटी, जिस घटना का नाम है चौरी चौरा कांड। ये भी कई आगामी सभी एग्जामों में प्रश्न को पूछा जा चुका है और इस चौरी चौरा कांड के बारे में हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे। यह चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में एक घटना हुई, अर्थात 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर में एक घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत 21 सिपाहियों और एक थानेदार को थाने के अंदर ही बंद करके ग्रामीण के सभी लोगों ने आग लगा दिया, जिसके कारण महात्मा गांधी जी को यह लगा कि यह हिंसात्मक प्रक्रिया हो रही है, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी जो थे इस विचारों से सहमत नहीं थे, अर्थात महात्मा गांधी जी इस घटना के कारण जब असहयोग आंदोलन वापस लिए तब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ये दोनों जो थे वह इस बात से सहमत नहीं थे, अर्थात वह नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन वापस लिया जाए। इसलिए इन दोनों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई। मार्च 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की और कुछ दिनों के बाद गांधी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी दास समझौता के नाम से जाना गया और यह गांधी दास समझौता 1924 ईस्वी को हुआ। 1924 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ और कर्नाटक के बेलगांव में हो रहे 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे,
जिसमें उन्होंने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा बनाई गई स्वराज्य पार्टी के समर्थन किए। 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत में प्रवेश कर गए। ये भी क्वेश्चन आगामी कई परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 1927 ईस्वी में। जबकि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह आंदोलन 1930 से 1934 ईस्वी तक चली। महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में 11 सूत्री की मांग रखी। उस समय लॉर्ड जो थे इरविन थे, जिसके तहत 11 सूत्री के तहत 11 मांगों को लॉर्ड इरविन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें कई मांगे थी। जिसमें महात्मा गांधी यह कहें कि जो भी सैनिक को बंदी बनाया गया है उसे बंदी मुक्त कर दिया जाए। इसके अलावा और भी कई मांगे रखी गई, जिसे मांगने के बाद लॉर्ड इरविन ने साफ मना कर दिए कि मैं महात्मा गांधी जी द्वारा मांगे गए 11 सूत्री को मैं नामंजूरी दे रहा हूँ, मतलब मैं मानने से इनकार कर रहा हूँ। जिसके कारण तभी महात्मा गांधी जी ने यह निर्णय लिए कि मैं यह 11 सूत्री मांग को ना होने के कारण मैं आंदोलन करूँगा। दांडी मार्च, यह नमक कर तोड़ के विरुद्ध में किया गया था। अर्थात दांडी मार्च नमक पर टैक्स लग रहा था, जिसके तहत महात्मा गांधी जी द्वारा यह दांडी आंदोलन को शुरू किया गया था। यह आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महात्मा गांधी को नमक करतोड़ से मुक्त करने के अलावा दूसरा उद्देश्य यह भी था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना। यह दांडी 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया था और यह साबरमती आश्रम से दांडी, जो गुजरात में पड़ता है, 241 मील दूरी तय करके 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को यह दांडी नमक कर को मुक्त किया गया। इस कानून को 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा गया। उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू की गई। यह टॉपिक आगामी सभी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि यह दांडी यात्रा कब शुरू हुई, तो 12 मार्च 1930 को। कितने अनुयायियों के साथ, तो 78 अनुयायियों के साथ। कितने मील की दूरी, 241 मील की दूरी तय करते हुए 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून को तोड़ा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया तो इस आंदोलन में महिलाओं की बहुत ही बड़ी भागीदारी रही। तभी गांधी जी और इरविन, इन दोनों के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी जान लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी को हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी को हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ। ये तो हम लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि यह लाइन से है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी नहीं हुई, अर्थात प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी ने भाग लिए।
तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस के तरफ से कोई भाग नहीं लिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए। ये टॉपिक या ये पॉइंट आगामी कई बार बहुत ही परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए ये टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझें। यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन अर्थात यह तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन अर्थात ब्रिटेन में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी इन दोनों के बीच 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ। ये टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है कि पूना समझौता कब हुआ, तो 1932 ईस्वी में। यह पूना समझौता किनके और किनके बीच हुआ, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। इस सत्याग्रह का प्रारंभ विनोबा भावे द्वारा किया गया। इस सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह को किस सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी कई बार अर्थात बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किया गया और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।